और वो नेचुरोपैथी का क्लास किया है और फिर उनके साथ वो डॉक्टर भी है और आयुर्वेद पे बहुत सुंदर सेवा दे रहे हैं। तो आदरणीय डॉक्टर दत्तात्रेय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुझे यहाँ पे पाचारण किया, मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। कल हमने कुछ बातें देखी थी जो कि लगभग सबको पता होती है, सबको मालूम होता है कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबको मालूम होता है, लेकिन उसके ऊपर हम अमल नहीं कर पाते, अमल नहीं करते, और अपने अपने परिजनों को, अपने नजदीक वालों को वो बता नहीं पाते। तो इसके लिए कुछ साइंटिफिक तरीके से उन बातों को यदि रखा जाए, उनको यदि समझाया जाए, तो लोगों को ये समझ में आ सकता है, और हम भी इसको समझ के उसकी तरह आचरण करेंगे, उसकी तरह खाना पीना, ये जो बातें हैं, ये बातों को यदि हम अपनाएंगे हमारे जीवन में, तो हम लगभग सभी डिजीज जो है, सभी प्रॉब्लम जो है, उससे हम बच सकते हैं। तो यही बात है। हम उसी कल का जो सेशन था, उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे कि आज हम देखेंगे कि हमारा डाइजेशन के बारे में देखेंगे, कुछ चीजों के बारे में हम आज समझेंगे कि जो हमें शायद ही हमें पता है कि क्या कैसे खाना चाहिए, क्या कैसे हम रहना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिफिक जो चीजें हैं, उनको उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अभी देखिए, हम जो खाना खा रहे हैं आजकल, वो खाने का जो तरीका है, वो तरीके के बारे में मैं कल बात मेरी रह गई थी, तो उस बात के बारे में हम आज बात करेंगे कि हम जो खाना खा रहे हैं, खा, खाना जो है, खाना हम खाते हैं, तो खाना खाते वक्त हमारा ध्यान जो है वो खाने की तरफ होना चाहिए। बहुत सारे हमारे लोग हमें बताते हैं, हमारे परम पूज्य बाबा जी भी बताते हैं कि कैसे हमें खाना खाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर हम अमल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो टीवी देखते हुए या मोबाइल पे कुछ देखते हुए, वीडियोस लगाते हुए या कुछ बातें करते हुए ऐसा खाना खाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि यदि हम खाने की डाइजेशन प्रोसेस को यदि समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि खाने को कैसा खाना चाहिए। जब हम कुछ भी चीज को हमारे मुंह में डालते हैं, जब हम खाना खाने की सोचते हैं और उस खाने को लिए हाथ में यदि ऐसे पकड़ते हैं, तो उसका डाइजेशन प्रोसेस जो है, उसका पचना जो है, वो हमारे शरीर में शुरू हो जाता है। हम जब उसको देखते हैं, तभी उसका पचना हमारे शरीर में शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि यदि हमने गुलाब जाम देखा, समझिए, समझ लीजिए, गुलाब जाम को देखा, तो उसको देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। पानी आने आ जाता है, मतलब क्या? मतलब कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, जो जो भी चीजें चाहिए, वो हमारे शरीर में, हमारे मुंह में बनना शुरू हो जाती है। हमारे मुंह में उसके एंजाइम्स, उसकी लाल जो है वो बनना शुरू हो जाती है जब हम उसको देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी चीज को, यदि किसी भी खाने वाली चीज को हम देखते हैं, तो हमारे आंखें उसको देखती है, और हमारे आंखें ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचा देती है कि ये खाना आ रहा है और इसको आपको खाना है। तो ये सिग्नल जब ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन ऑर्डर करता है हमारी जबान को या हमारे मुंह को कि ये खाना आ रहा है, आप तैयार रहो। तो हमारा मुंह तैयार रहता है, वहां पे एंजाइम्स सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। हम सिर्फ खाने को देखते हैं और उसी समय हमारा खाना पचना शुरू हो जाता है। जब हम उसको मुंह में डालेंगे, तो मुंह में डालते ही हम उसको चबाना शुरू करेंगे। कि बहुत सारे लोग, मैंने देखा है आयुर्वेदा में भी यही बताया गया है कि हमारे खाने को 32 बार चबाना चाहिए। एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे मुंह में जो भी लार है, उसमें से वो मिक्स हो जाता है पूरा खाना। लेकिन उसमें और भी एक बात है कि हमारी जबान जो है,
हमारे मुंह में ऐसी कुछ ग्रंथियां रहती है कि जो हमारे खाने को जज करती है कि इसमें क्या आया है, कितना विटामिन है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितनी गलत चीजें, कितनी अच्छी चीजें है। इन सारी चीजों को हमारी जो जबान है वो उसको जज कर लेती है, भांप लेती है कि इसमें क्या क्या है। और जो कुछ भी चीजें उसमें है वो चीजें हमारे ब्रेन तक वो पहुंचा देती है। हमारी जबान उसको जज करती है कि इसमें क्या है और उसको ब्रेन तक पहुंचा देती है। जब ब्रेन को पता चलता है कि इसमें क्या क्या है, वो क्या करता है, ब्रेन तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है। और हमारा जो लीवर है उसको ऑर्डर पास हो जाता है कि ये खाना आ रहा है, इतना प्रोटीन आ रहा है, इतना विटामिन आ रहा है, इतना कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, ये सब चीजें, वो सब चीजों को हम क्या करते हैं कि लीवर को वो हमारा ब्रेन सिग्नल भेज देता है कि ये चीजें आ रही है। और वो चीजें जब आएंगी तब लीवर क्या करता है कि उसको रिगार्डिंग जो जो भी चीजें आ रही है उसकी सारी एंजाइम्स हमारे पेट में जमा करवा देता है। पहले ही तैयार रहता है हमारा स्टमक, हमारा पेट पहले ही तैयार रहता है कि जो जो भी चीजें हम खा रहे हैं, चबा रहे हैं, उसको पचाने के लिए। तो वो एंजाइम्स तैयार रहते हैं, वो बोलते हैं आने दो। ऊपर से जो आप छोड़ेंगे नीचे तो तुरंत वो एंजाइम उसको पकड़ लेंगे और उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। अब इसको जब वो एंजाइम सब मिल जाते हैं तो हमारा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो सकता है, हो जाता है। और उसके बाद में उस खाने की पेस्ट बनती है। और वो पेस्ट जो भी गाढ़ी सी पेस्ट रहती है, वो पेस्ट हमारे आंतों में छोड़ी जाती है। वो पेस्ट जब हमारे आंतों में छोड़ी जाएगी तो आंतों में क्या होगा कि उसका एब्जॉर्प्शन होगा। उसमें जो जो चीजें हमारे शरीर के लिए चाहिए वो चीजें शरीर वहां से खींच लेगा, वहां से एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो भी गलत चीजें वो जो नहीं चाहिए शरीर को वो बाहर फेंक देगा। लेकिन होगा क्या, यदि हम खाना ठीक तरह से नहीं खाए, मतलब क्या, हम खानों की देखे ही ना, तो हमारे आंखों आंखों में से हमारी आंखें उसको नहीं दिखेंगी। खाने को देख के खाना चाहिए, अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। अंधेरे में आप खाना मत खाओ, क्योंकि अंधेरे में खाना खाओगे तो आपको आंखों को दिखाई नहीं देगा कि आप क्या खा रहे हो। और यदि आप क्या खा रहे हो ये दिखाई नहीं देगा तो उसके रिगार्डिंग जो एंजाइम्स है, जो लाल है, वो हमारे मुंह में नहीं जमा हो, तो डाइजेशन के लिए दिक्कत आएगी। सभी बोलते हैं टीवी देखते हुए या कुछ चीज करते हुए, कुछ काम करते हुए, चलते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? वो पाश्चात्य संस्कृति है कि हम खड़ा होके खाना खाते हैं। नहीं, दोनों पैरों पे हमारे दोनों पे बैठ के खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ खाने पे चाहिए। जब हम खाना खा रहे हैं तो पूरा ध्यान हमारा खाने पे चाहिए। जब खाने पे होगा तो ही हमारा ब्रेन सही तरीके से काम करेगा और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। हम यदि कुछ देखते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए यदि खाना खा रहे हैं, तो मोबाइल देखते हुए क्या होगा कि आधा ध्यान आपका मोबाइल के ऊपर रहेगा और आधा ध्यान खाने के ऊपर रहेगा। तो कितना वो ब्रेन आपका जज नहीं कर पाएगा कि क्या-क्या आ रहा है, क्या-क्या है आपके खाने में। तभी तो 32 बार आप जब चबाओगे तो हमारी जबान पूरी तरह से उसको भांप लेगी कि इसमें क्या-क्या चीजें आई है। तो वो डाइजेस्ट करने के लिए सभी एंजाइम्स हमारे पेट में तैयार रहे। और जब हमारे पेट में सारे एंजाइम्स तैयार हैं, तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। उसमें और भी कुछ बातें हैं, क्योंकि हमारा खाना यदि अच्छे से डाइजेस्ट होना है, तो हमारा लीवर ने अच्छे से काम करना चाहिए, हमारा ब्रेन ने अच्छे से काम करना चाहिए। देखिएगा, आप जब स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, जब कोई भी आदमी किसी भी तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसका डाइजेशन ठीक नहीं होता, उसका पेट साफ नहीं होता। कई-कई आदमियों का पेट साफ नहीं होता। वो कारण क्या है? क्योंकि तनाव में जब है, तो डाइजेस्टिव प्रोसेस आपकी ठीक नहीं काम करेगी। डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर पाएगी और आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं। तो इससे बहुत ज्यादा संभव है कि आपके शरीर में एसिड का प्रमाण बढ़ जाए, एसिड बढ़ जाए। एसिड सबको पता है, सब जानते हैं कि पेट साफ तो सब साफ। और यदि पेट का प्रॉब्लम है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो हजारों बीमारी आपके शरीर में आ सकती है। पेट के ऊपर ही बहुत सारी बीमारियां हैं जो पेट के ऊपर ही काम है।
तो हमारा खाने का जो प्रोसेस है, खाने को प्रोसेस से ठीक होने के लिए हम जब भी खाना खाए तो हमारे दोनों पैरों पे ऐसे बैठ के हम पत्था बाल के बैठ सकते हैं। तो बैठ के फ्लोर पे बैठ के हमें खाना खाना चाहिए। यदि हमारे पूर्वजों ने जो देखा है कि हम कुछ स्टूल वगैरह पे बैठ के भी खाना खा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यदि खाने को अच्छे खाया जाए तो वो अच्छे से पचेगा भी। बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कत होती है कि कोई एक चीज रहती है कि वो उनको अच्छे से पचती नहीं। कोई भी आप देखिएगा कि किसी को तूर की दाल खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी। किसी को हरी सब्जी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी। किसी किसी को मूंग की सब्जी खाएंगे तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं होगी। तो कोई ऐसी एक सब्जी होती है कि जो आपको डाइजेस्ट नहीं होती। वो खाने के बाद कुछ ना कुछ हलचल होती है। आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, या आपको एसिडिटी हो जाती है, आपका पेट साफ नहीं होता है, कुछ ऐसी चीजें होंगी। वो क्यों होता है? आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि साहब जी मेरे को यदि मैं दाल खाऊंगा, तूर की दाल खाऊंगा तो मेरे एसिडिटी बढ़ जाती है। तो तुरंत बोल देगा आपको कि आपकी तूर की दाल बंद कर दे। लेकिन तूर की दाल हमें डाइजेस्ट हो इसके लिए क्या करना चाहिए, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। वो एलोपैथी में नहीं होता है। जो हम नेचुरोपैथी में या हमारे नेचुरल तरीके में वो सभी सभी चीजें संभव है। कोई एक चीज आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इसका अर्थ ये है कि आपका लीवर जो है, लीवर उस चीज को पचाने के लिए जो जो भी एंजाइम्स चाहिए वो एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। वो एंजाइम्स हमारे शरीर में नहीं आ रहे हैं। तो वो एंजाइम्स नहीं आएंगे, वो पाचक रस नहीं आएंगे, तो हमारा वो खाना ठीक से पचेगा नहीं, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ऐसी कुछ चीजें यदि आपको है, आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो आपको लीवर को और आपके ब्रेन को संभालना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। यदि आपको ब्रेन को ठीक करना है तो आपको योगा प्राणायाम करना पड़ेगा। योगा प्राणायाम आपके ब्रेन को ठीक करेगा। वो आपके ब्रेन की जो भी कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को ठीक करेगा, वो योगा और प्राणायाम। और आपके एंजाइम्स को यदि आपको ठीक करना है तो हमारे ग्रंथों में सभी जगह पे उपवास लिखा गया है। आप उपवास करेंगे तो आपके लीवर को ठीक कर पाएंगे। उपवास भी कैसे करना है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज के बारे में। उपवास के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है कि उपवास करना है तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें खानी है कि जो डेली के रूटीन में हम नहीं खाते। साबू हो गया, साबूदाना हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम उपवास के दिन में खाते हैं, कुछ फास्टिंग के पीरियड में खाते हैं। अभी नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में भी बहुत सारे लोग नवरात्रि में उपवास रखते हैं। लेकिन ये उपवास करने की कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमारे पूर्वजों ने क्लियर किया है हुआ है कि हम उपवास करेंगे तो कैसे करेंगे। वो उपवास क्यों करना है? क्योंकि हमारा लीवर जो है वो ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में कि वो फिर से तैयार हो सकता है, वो फिर से बन सकता है। जैसे कि सोचो, हमने उंगली को काट दिया, यहां से कट गई उंगली, तो फिर से उंगली नहीं बनेगी। ये उंगली जो है जो कटेगी तो ये फिर से यहाँ पे उंगली नहीं आएगी। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ से उंगली नहीं आएगी। लेकिन हमारा लीवर ऐसा ऑर्गन है कि जो थोड़ा सा कट गया, उसका एक भाग आप निकाल दो तो वो फिर से उतना उतना लीवर बन जाएगा, जैसा पहले के शेप में आ जाएगा, पहले जैसा ही लीवर बन जाएगा। तो लीवर खुद को रिपेयर कर सकता है। रिपेयर करने वाला एक ही ऑर्गन है हमारे शरीर में, वो है लीवर। तो इतना स्ट्रांग ऑर्गन है कि जो खुद को रिपेयर कर सकता है, वो खुद को अच्छा क्यों नहीं कर सकता? वो अपने एंजाइम को सीक्रेट करने में क्यों उसको दिक्कत आती है? तो उसको यदि हमें ठीक करना है तो उसके लिए उपाय एक ही है कि उसको आराम दो, उसका काम रुकवा दो, थोड़ी देर, थोड़ी कुछ कुछ देर के लिए उसका काम रुकवा दो, उसको आराम दो। लिवर को आराम हम कैसे दे सकते हैं? तो वो उसको उसके लिए हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि हाँ, आप उपवास करो। तो उपवास के दिन आपको कुछ भी अबर सबर ऐरा गैरा कुछ नहीं खाना है।
क्या करना है, उपवास के दिन फुल डे, पूरे दिन तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। पानी और लिक्विड आप ले सकते हो, लिक्विड वाला फूड आप ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, पानी ले सकते हो, कुछ जूसेस ले सकते हो, जूस ले सकते हो, किसी भी फल का जूस ले सकते हो। जूस, छाछ, पानी, ये तीन ही चीजें लेनी है। बाकी उपवास के दिन कुछ नहीं लेना है, सिर्फ यही लेंगे तो आपके लिवर को आराम मिलेगा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं लेनी पड़ेगी। और उस दिन यदि आप कुछ काम करेंगे, भागा दौड़ करेंगे, कुछ अलग से कुछ काम करेंगे, तो आप बोलेंगे भी ना, तो भी आपके लिए एनर्जी की जरूरत है, आपके शरीर के लिए, आपको बोलने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। तो जब आपको उपवास करना है तो एक जगह पे बैठे रहिए, एक जगह जगह पे बैठ के जो भी आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, नामस्मरण करना है वो भी कर सकते हैं, आप मन के मन में मंत्र पढ़ सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ भी काम नहीं करना है, कुछ भी भागा दौड़ नहीं करनी है, बोलना नहीं, उस दिन पूरा मौन रखना है, मौन व्रत रखना है। मौन, मौन रहिए, फिर जो भी लिक्विड वाली चीजें वो खाइए और पूरा दिन बैठे रहिए, कुछ भी काम मत कीजिए। कहीं मंदिर में बैठिए, कहीं घर पे बैठिए, भगवान के सामने बैठिए, कहीं भी बैठ सकते हैं आप, बैठ के कुछ पढ़ सकते हैं या मनन कर सकते हैं, चिंतन मनन ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसा यदि उपवास हम करेंगे तो हमारे लीवर को आराम मिलेगा, और लीवर को आराम मिलेगा तो वो खुद को रिपेयर कर पाएगा। यदि आपका फैटी लीवर भी है तो उसको आप आराम दोगे, महीने में 2 बार उसको आराम देना है सिर्फ, ज्यादा दिन भी नहीं। बहुत सारे लोग है क्या, हफ्ते में 3-4 उपवास रखते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। आप ज्यादा आराम दोगे तो आपके शरीर को जो भी ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो भी आप नहीं ले पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हफ्ते या महीने में सिर्फ 2 बार आप ये कर सकते हो। महीने में 2 बार, यदि कोई जिसके तबीयत अच्छी नहीं है या बीमार व्यक्ति है तो महीने में 1 बार ही करे। तो ऐसा यदि उपवास हम करेंगे तो लीवर को हम आराम दे पाएंगे। या कुछ ऐसी चीजें हैं जो लीवर को आराम दे सकती है, वो है अजवाइन। अजवाइन आपके लीवर को आराम दे सकता है। उसके साथ साथ जीरा है, धनिया है, धनिया, जीरा और अजवाइन, ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपके लीवर को आराम दे सकती है। तो उनका चूर्ण बना के उनकी पाउडर को आप पी सकते हो, उसको पानी में घोल के पी सकते हो, या रात को भिगो के सुबह में उसको पी सकते हो, तो लीवर को आराम मिल जाएगा। उसमें थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हो। तो ऐसी जो चीजें हैं, या गिलोय ले सकते हो, हमारे हमारे पास पतंजलि के पास जो भी गिलोय गिलोय की टैबलेट है, गिलोय का जूस है, एलोवेरा का जूस है, एलोवेरा जूस ले सकते हो, गिलोय का जूस ले सकते हो, और भी है विटामिन सी के लिए, आप आंवले का जूस ले सकते हो। ये जो चीजें हैं वो क्या करेंगे, आपके लीवर को आराम देने का काम करेंगे। लेकिन सिर्फ एक चीजें लेने से भी वो ठीक नहीं हो सकता, लीवर आपका ठीक नहीं होगा। आपने सोचा कि एलोवेरा का जूस पियेंगे डेली, 1 गिलास जूस पियेंगे तो हमारा लीवर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपको उसको आराम ही देना पड़ेगा। यदि आपको उसको ठीक करना है तो उसको आराम देना पड़ेगा। जिस दिन आराम है उस दिन भी आपको जूस वगैरह वो लेना है, और उसके साथ साथ लीवर को आराम दीजिए, तो पूरी तरह से आपका लीवर ठीक हो सकता है और डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो ठीक हो सकती है। और दूसरी बात, यदि आपको कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है, अच्छे से पचन नहीं हो रहा है, तो आपको ये चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि खाते वक्त आपको किसी भी अन्य विचार में, स्ट्रेस में, तनाव में, या चिड़चिड़ापन होके, चिड़ के आप कोई भी खाना नहीं खाना है। यदि आप ऐसा करोगे, ऐसा चिड़ के या आपके स्ट्रेस में, तनाव में खाना खाओगे, तो अच्छे से वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका ब्रेन उसके ऊपर ठीक से काम नहीं कर पाएगा या आपका खाना पचाने में। तो इन बातों का ध्यान हमें रखना है कि डाइजेशन हमारा ठीक हो, उसके लिए खाना हमें किस तरह से खाना है। एक जगह पे बैठ के
या पूरा ध्यान लगा के, ध्यान करके वो खाने को यदि हम आनंद से ग्रहण करें, आनंद से उस खाने को ग्रहण करें, ये ना देखे कि इसमें क्या है, अच्छा मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या ये मुझे पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये भी चीजें आपको नहीं करनी है। क्योंकि खाने के ऊपर जितना आप ध्यान दोगे, जितना आनंद से आप खाना खाओगे, उतना वो अच्छे से हमारे शरीर में डाइजेस्ट होगा, वो वो अच्छे से हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का काम करेगा, हमारे शरीर को पोषण के लिए काम करेगा। लेकिन हम उसको यदि डिस्टर्ब करेंगे तो वो पोषण ठीक से नहीं कर पाएगा। तो खाने के बारे में यदि हम इस तरह से खाना खाए, जो चाहिए, महीने में एक उपवास, एक या दो उपवास करें, जो जैसा मैंने बताया है वैसा उपवास करें। और जो भी खाने में जो सात्विक आहार जिसको बोलते हैं, जो कल हमने जिसके जिसके बारे में बात किया है, सभी न्यूट्रिशन युक्त, सभी चीजों से युक्त, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये जो सब चीजें है, ये इनसे भरा हुआ पूरा प्लेट, पूरा यदि खाना कम उबला हुआ, कम तला हुआ या न्यूट्रिशियस खाना यदि हम हमारे शरीर में खाए, तो 100% अच्छा है। जो जो हमने सोचा है कि हम बीमारी लेते ही तो दूर भगाना है, जीना, तो हमें संजय के साथ, तो हमें अच्छे तरीके से खाना पड़ेगा, पड़ेगा। ये सब चीजें हम कर ही रहे हैं और लोगों को भी इसको बताना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ जीवन की कामना जो कर रहे हैं हम पा सकते हैं। जीवन से हम आप को सुधार सकते हैं। तो आज के लिए टाइम कम है, टाइम की पाबंदी है, तो टाइम की पाबंदी के साथ साथ आज टाइम भी होता जा रहा है, मुझे जो टाइम दिया गया था वो टाइम होता जा रहा है। तो और जो जो भी चीजें हैं, हमें बीमारियों से बचना भी है, तो बीमारियों से बचने के लिए भी हमें ठीक से इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। और चीजों को हम देख और अच्छी तरह जीवन इसे होना के साथ मैं अपने शरीर आपने मुझे मुझे सुना, मैं आप सब पतंजलि योग पीठ का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हम सबको पुनः प्राप्त दी। आपके उद्बोधन से हम सदन लाभान्वित हुए और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार से आप इस दैनिक योगा कार्यक्रम के चूँकि सदस्य हैं ही, आप स्थायी हैं, आप जुड़े रहें, मार्गदर्शन देते रहें। और मैं अब सीधे आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, पतंजलि पीठ से वो आए और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन सर जी। ओम नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि का अभिनंदन। एक तो समय को आपने ध्यानपूर्वक पूरा दिया और अपने उद्बोधन में आपने जो भोजन की क्रियाओं से संबंधित हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके बारे में आपने विशेष रूप से आज हमें अवगत कराया, तो आपका बहुत अभिनंदन है। क्योंकि इस योगाहार कक्षा में जहां हम खाना उगाने से लेकर के उसके पकाने से लेकर के और अब उसके जो अंग हमारे होते हैं शरीर का, उन सब विषयों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और ये अच्छा वो है क्योंकि सारी चेन जो है हमारी उसको सारी की सारी कवर हो रही है। और इस तरह से जब हम खाने को, भोजन को एक समग्र रूप से देखते हैं तो उसमें हमारी सोच और हमारे विचार उस भोजन को देखने से लेकर के और उसके जो शरीर में जो क्रियाएं हैं जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती है, अदृश्य रूप से जो कार्य करती हैं, वो सब शक्तियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। इसी प्रकार से आज की हमारी योग कक्षा रमेश चंद मेहरा जी के सानिध्य में आज संपन्न हुई
लेकिन कक्षा में आज 2 in 1 हो रहा था। आत्मा एक थी लेकिन शरीर 2 थे और दोनों की बड़ी अच्छी जुगलबंदी भी चल रही थी। सूरज की रोशनी भी सवेरे-सवेरे पड़ रही थी, उसको देख कर के भी, और जो बातें आज आपने बताई हैं, उसको बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर आज हमने सुना। और उसमें से जो कपालभाति करते समय चक्रों पर जो ध्यान देने वाली आपने बात कही है, ये शायद हमने कम चर्चा इसके ऊपर की है, तो इसकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट करने के लिए आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। और साथ में आपके मुन्नीलाल जी भी उस तरह से वो कर रहे थे, तो उनका भी बहुत अभिनंदन। आज की हमारी जो कक्षा है और आज की जो हमारे चिंतन है, उसके बारे में भी हम पिछले 2 दिन से कुछ एक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। और साथ में जब हम चर्चा इस पर कर रहे थे, तो सरकार भी कुछ कदम उठा रही है, जिसमें कई लोगों को, देश विरोधी तत्वों को पकड़ा गया है। हमें यह भी देखना है, एक भारत राष्ट्र के एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, कि इस जो तंत्र है, इस तंत्र को हम सहयोग, जो भारत देश की अखंडता, प्रभुत्व, उसको सुरक्षा करने में लगे हैं। उस पर हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं, यह हमें बैठ के केवल हम टिप्पणी भी कर सकते हैं, हम कई लोग विपक्ष में भी बोलते हैं और उन सब चीजों को, इन सब प्रयासों को डाइल्यूट करने का भी प्रयास करते हैं। तो ऐसा करने पर हमारा एक नागरिक होने के नाते, एक देश की धरती के प्रति हमारी जो वफादारी है और बाकी जो चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, उसको करने के लिए हम लोग और क्या योगदान कर सकते हैं, इस विषय पर भी हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि यह व्यवस्थाएं जब सुनिश्चित रहेंगी, तब कोई भी व्यक्ति अपने कृत्यों को, जो भी उनके कृत्य हैं जो नकारात्मक हैं, उसको करने पर 100 बार सोचेगा और ऐसी घटनाएं की संख्या कम होगी। अन्यथा क्या होता है कि एक सिस्टम बना हुआ है उस तरह से, जो उस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, वो सब एक समन्वित रूप से काम करते हैं और उनका भी एक संगठन है। वो संगठन के रूप में काम करते हैं, अकेले कोई काम नहीं करता। तो इस संगठन को मुकाबला करने के लिए हमारे अपने स्थानीय लेवल पर, हमारे स्थानीय स्तर पर किस तरह से ये संगठन बने और इस तरह की चीजों को करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको भी समर्थन करें, और जहां पर व्यवस्थाएं अपूर्ण हैं या अनुचित हैं, उसका विरोध भी करें। इसके ऊपर भी हमने बातचीत की है। तो इस विषय पर भी शायद हमें और चर्चा करने की जरूरत है। और इस तरह से हम आगे जब काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे समर्थन से, हमारे सहयोग से, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारा प्रशासनिक और अन्य तंत्र है, वह भी प्रभावित होता है और इस तरह से कार्य करने के लिए उनको भी बल और सहयोग मिलता है। अन्यथा विपक्ष और दूसरे ऐसे जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हावी रहते हैं और वो इस तंत्र को अच्छी तरह से काम करने में बाधक के रूप में कार्य रहते हैं। तो हमें अपना इस विषय पर शायद और चिंतन करने की जरूरत है। ये आसान काम नहीं है। इसको एक चिंतन करने से ही नहीं, बल्कि इसमें और लोगों के साथ बातचीत करके हुए हमें आगे कुछ रास्ता आगे दिखाई दे सकता है। अब ये रास्ता भी बहुत स्पष्ट रूप से कई बार नहीं दिखता है कि हम अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक समन्वित रूप से अगर हम बातचीत करें, अपने आसपास के ही लोगों से बातचीत करें और उस तरह से विषयों पर भी हम चर्चा करते हैं, तो शायद कुछ रास्ते हमारे तैयार हो सकते हैं और एक रास्ता जो बनते हैं, उसी को ही हम आगे ले जा करके इवॉल्व होते हैं। ये चीजें आगे बढ़ के काम करने वाली जो चीजें हैं, इसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की जो कुछ दिनों से जो चर्चा हो रही थी, पिछले 2 दिनों से, उस पर कुछ विचार हैं, कुछ सोच है। लेकिन हम अपना जो कार्य है, योग और आहार, उस पर मुख्य रूप से केंद्रित रखते हुए जो भी हमारे पास सीख मिल रही है, जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर जिस प्रकार से रोज नए योग शिक्षक, नए हमारे मुख्य अतिथि आकर के कोई ना कोई नई चीज बताते हैं,
और उस बताते हुए कई बार जो हम उनको अनुसरण करते हैं, समझते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमें कुछ चीजों को बार बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के उस पर हम उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना सकते हैं। तो नहीं तो अन्यथा एक बार में तो कुछ भी क्लियर नहीं होता है। कई बार चीजें अस्पष्ट रह जाती हैं। उनको हमें बार बार सुनना, समझना और अनुसरण करने के ऊपर कार्य करने की बारंबार जरूरत है। और इसी प्रकार से जब किसी भी चीज को हम बार बार उसको सुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में अगर लिख सकते हैं तो लिखने का भी प्रयास कर सकते हैं। उसके बारे में अगर कविता या गाना कोई बनाता है तो उसका भी हम प्रयास करके हुए इसको अन्य साथियों तक भी पहुंचा सकते हैं। और उस वर्ग तक के साथ भी चर्चा करने की जरूरत है जो कि भारत के युवा पीढ़ी है। उस युवा पीढ़ी के साथ एक दोस्ताना व्यवहार करते हुए उनको लेक्चर नहीं देना है, उनको किसी भी प्रकार के उसको इन्वॉल्व करते हुए यह तकनीक हमें हासिल करने का प्रयास करना है कि हम किसी को अनावश्यक रूप से लेक्चर नहीं दें कि यह करें या नहीं करें, बल्कि उनके साथ विचार विमर्श करते हुए, उनके साथ चर्चा करते हुए, पक्ष और विपक्ष पर चर्चा परिचर्चा कराते हुए उस पर हम बातचीत करेंगे तो एक आम सहमति पर सब लोग पहुंच सकते हैं। इस पीढ़ी में जो युवा पीढ़ी है उसमें युवा में पुरुष और महिलाएं, लड़कियां दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और कई बार दोनों के साथ कई बार बातचीत अलग अलग करने की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बार हिचक भी होती है और कई बार लोग उसमें पूर्ण रूप से प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जब स्थिति हो, जहां पर भी ऐसी स्थिति हो, वहां पर उनको उचित स्पेस देने की जरूरत है। स्पेस मतलब कि उनके लिए उचित जगह पर और उचित रूप से उनके साथ अगर विचार विमर्श किया जाए तो यह करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इनको दोनों को अलग नहीं करना है, क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग हैं और दोनों के विचार अलग अलग हैं। लेकिन हमारी धारणाएं उनके बारे में भिन्न हो सकती हैं कि यह लड़का है तो यह ऐसा करेगा, लड़की है तो ये ऐसे इसको व्यवहार करना है। जबकि आज के जमाने पर जब भी हम देखते हैं, बाकी जगह पर भी हम देखते हैं, और जो हमने बात पहले भी कही थी कि सबको हमने स्वतंत्रता तो देनी है, लेकिन स्वच्छंदता पर हमने किसी को भी कोई अधिकार नहीं हो। तो वो केवल लड़कियों पर ही लागू नहीं होती है, महिलाओं पर ही लागू नहीं होती है, वो पुरुषों पर भी लागू होती है। बल्कि मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा जरूरत है, उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से अगर हम काम करते हुए अपने आसपास के जगह पर हम इस चीजों पर भी विचार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका एक अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। और साथ लेकर के काम करना बहुत जरूरी है। अलग से रहते हुए काम अगर करेंगे तो फिर उसके परिणाम नहीं मिलेंगे, और हमें भी लगेगा कि हमने तो इतनी अच्छी बात कही लेकिन हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन हमारा कार्य करने का जो तरीका है, उस चीज को करने का जो तरीका है, जो अच्छी बात पहुंचाने का तरीका है, वह सहभागी होना जरूरी है। और सहभागिता के साथ ही हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजों पर हम क्रियात्मक रूप से कार्य कर सकते हैं। अन्यथा अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मुझे आज बस इतना ही कहना है आप सभी से, और जो भी विषय को आगे आप लेना चाहेंगे उसके लिए आगे हम बातचीत करें। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, ओम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। चूंकि आपके बारे में कुछ कह तो सकता नहीं हूँ, परंतु इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप जो समाज को दिशा दे रहे हो, आज जरूरत है, और जब जरूरत होती है तब आप वैसा हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। आज जरूरत है समाज को, जब 2047 का जो लक्ष्य किसी समुदाय ने रखा है कि हम 2047 में इस भारत पर कब्जा करेंगे, यह बात परम पूज्य स्वामी जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और सरकार के खुफिया तंत्र को जानकारी हुई, और उन्होंने जो इस पर एक्शन लिया है, जो आप कहते हैं कि समय रहते हुए हमें एक्शन भी लेना चाहिए। आज आपने हमारे देश की सुरक्षा
हमारे बेटियों की सुरक्षा, हमारे समाज को जागरूक होने की जरूरत है, हमें समय पर अपना एक्शन लेने की जरूरत है। आपने मार्गदर्शन दिया। सदन से मैं चाहूंगा कि अगर आज के परिवेश में आज हमारे आदरणीय पवन सर जी ने जो उद्बोधन दिया है, अगर आप उसमें अपनी बात कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो सदन अनम्यूट करके कोई भी भाई अपनी बात रख सकते हैं। आज जो चिंतन चल रहा है देश को हमें कैसे सुदृढ़ बनाना है, फिर हम चर्चा, हमारी जो खेती, जैविक खेती की भी चर्चा हो रही है, देने के उपहार की चर्चा हो रही है, किसी भी विषय पर अगर आपका कोई सुझाव हो, मन में कोई बात आ रही हो, तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ये सदन स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम चल रहा है। इसमें सभी बराबर के हैं, ना कोई इसमें बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना अधिकारी है, ना कर्मचारी है, ना नेता है, सब एक समान, सबका अधिकार। परम आदरणीय हमारे पवन सर जी ने कहा था कि हम देने के उगा कार्यक्रम में जब जुड़ते हैं तो ना हम चीफ जनरल मैनेजर हैं, ना आप कोई किसान हैं, ना कोई वैज्ञानिक है, ना कुछ नहीं, सब भाई हैं, बहनें हैं, सब आपस में चर्चा करें। तो कोई भी अनम्यूट करके अपनी बात रखना चाहते हैं तो खुले मन से रख सकते हैं, अगर आपको किसी को रखना है तो, नहीं तो फिर मैं आमंत्रित करूंगा, जैसा कि रोज संचालन होता है देने के ऊपर कार्यक्रम का। अगर किसी की कोई टिप्पणी नहीं तो मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय पवन मिश्रा जी। जी जी जी, किसी का अनम्यूट हुआ है? ओम जी। आदरणीय शैलेश यादव जी, आपका स्वागत है, आप अपना विचार रखें। ओम जी। शैलेश यादव जी, सदन में आपका उपस्थित जी। सभी, आवाज कम आ रही शैलेश भैया, थोड़ा आवाज उसका वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हेलो। ओम जी, अनम्यूट होइए आप जी। भैया, आवाज आवाज आ रही, बोलिए। ओम, कल जो सरकार ने कदम उठाया है पिछले विगत कुछ दिनों में, जो एक संस्था विशेष पर, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम स्वयं भी इस चीज़ के लिए बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों में संस्कार, धर्म का वह बीज नहीं बोया जो कि अपने धर्म के लिए हमेशा तैयार और लड़ने के लिए वे जागरूक रहें। कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया कि हिंदू के पतन का जो मुख्य कारण है वह है कि मस्तक तिलक विहीन हो गया है, जीवा मंत्र विहीन हो गई है, शिक्षा धर्म विहीन हो गई है, और उनके हाथ शस्त्र विहीन और मन श्रद्धा विहीन हो गए। तो यह चीज़ों की कमी के कारण ही आज हमने हिंदू धर्म पिछड़ता जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी अन्य धर्मों से की ओर आकर्षित प्रेरित हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर प्रेरित हो रही है। तो इन सभी चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हमारा युवा भी वापस अपनी संस्कृति की ओर लौट आएगा। ओम जी। धन्यवाद आदरणीय शैलेश यादव जी, आपने महत्वपूर्ण अपना सुझाव दिया है कम शब्दों में। यही सदन की जो चर्चा है, आपने कहा है संस्कार, भारतीय संस्कार हमारे छोड़ दिए, हमने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया है। तो जरूर संस्कार के ऊपर आज अच्छा विषय है, और हम सब चाहेंगे कि अपना अपना वक्तव्य दें, ताकि हमें सदन में हमारे जो परिवार जुड़े हुए हैं वो बात आगे तक जाए। हमें भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमें बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक तरफ एक समुदाय, एक कोई विशेष वर्ग सिर्फ जो है धर्म की बात कर रहा है, सिर्फ उग्रवाद की बात कर रहा है अपने बच्चों को, युवाओं को। इधर हम जो है अपने बच्चों को अपने परिवार से अनभिज्ञ हो रहे हैं, उनको कोई दिशा नहीं दे रहे हैं। आइए हम सब खुद संभलें, और हम संभलेंगे तो ये देश संभलेगा। मैं आदरणीय पवन मिश्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सुझाव मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो।
आदरणीय पुण्यकाम जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, जी ओम। जी आपका स्वागत है। आज सदन में हमारे आदरणीय पवन सर जी ने और शैलेश जी ने और हमारे चीफ गेस्ट महोदय एवं रमेश चंद्र मेहरा जी के द्वारा जो आज चर्चा की गई है उस पर आपका कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है। सदन को ओम। और जैसा कि आज पवन सर ने मार्गदर्शन दिया है और बाकी लोगों ने भी कुछ अपने सुझाव रखे हैं, तो इसी कड़ी में मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि हमारा दायित्व बनता है कि जो समाज में विभिन्न हमारी गतिविधियां हैं उस पे भी समाज का कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। इसी कड़ी में आपने कई बार महसूस किया होगा कि जैसे अगर हम टेक्निकल फील्ड में जाते हैं या मशीनरी की फील्ड में जाते हैं तो हमारे सारे किसान जुड़े हैं, सभी के पास ट्रैक्टर होता है, सभी के पास मशीनरी होती है। यदि एक दिन एक वर्ग विशेष हड़ताल कर दे तो पूरे देश को अच्छे से समझ में आ जाए। आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि जब भी हम मैकेनिकल लाइन में जाते हैं तो अभी हमारे किसान का मान लीजिए एक ट्रैक्टर खराब होता है तो पता चला है कि आज उनका ये त्योहार है इसलिए छुट्टी है, आज उन्होंने ये कर दिया। अगर एक वर्ग विशेष हड़ताल पे चला जाए तो पूरे किसानरी की मशीनरी ठप हो सकती है। अब इसमें हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारे जो बच्चे हैं हमें कोशिश करें कि उनको टेक्निकल लाइन में भी उन हमारे समाज विशेष की धर्म विशेष की एक पकड़ हो। अगर आप किसी चीज से अछूते रह जाएंगे तो वहां निश्चित ही आपका शोषण होगा। तो अभी जो टेक्निकल लाइन में हम अपने बच्चों को डालने से थोड़ा सा पीछे हटते हैं। अरे हमारा बच्चा वो मैकेनिक होगा या मैकेनिकल लाइन में जाएगा, अरे वो तो ये होगा। तो सबसे पहले हमारे बच्चों की सहभागिता, ये खास करके मैंने जो महसूस किया है कि जब जब भी मैं मार्केट में कोई काम कराने गया हूँ तो उन्होंने कहा आज भाईजान की ईद है और वो आज ये त्योहार है, आज नहीं खुलेगा। अगर वो एक दिन की कोई हड़ताल हो जाती है इस तरीके से तो हमारा काम भी प्रभावित होता है, हमें अधिक मूल्य भी चुकाना पड़ता है, महंगे रेट में हमारा काम होता है। और विशेष एक वर्ग का उस पे आप ये कैसे आधिपत्य होने के कारण उसका भुगतान कहीं ना कहीं हमें ज्यादा भी करना पड़ रहा है और हम पिछड़ भी रहे हैं इस वजह से। हमारे वर्ग हमारे इसमें बहुत किसी भी बच्चे का मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने पूछा कि भाई अभी इधर मैकेनिक कौन अच्छा है या कौन इसका कार का अच्छा इंजीनियर कौन है, तो जब भी देखा तो उसमें एक वर्ग विशेष का कब्जा है। तो मैं बस इतना ही सदन के साथ जोड़ना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को भी हम जहां जहां पर हम लोगों को जिन चीजों की टेक्निकल लाइन में या मैकेनिकल लाइन में आवश्यकता होती है तो उस ओर भी प्रेरित करें। उस ओर भी अपार संभावनाएं हैं और बहुत बड़ा व्यापार भी है और समाज की उन्नति भी है। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। आपका कहना है हम किसान भाइयों को जो समस्याएं आती हैं विभिन्न विभिन्न त्योहारों पर या किसी दिन पर, तो हमें सबको सहभागिता होना चाहिए, सभी क्षेत्र में आना चाहिए, सिर्फ नौकरी पर ही निर्धारित नहीं करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को हर क्षेत्र में उतारना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, ताकि बैलेंस बना रहे। आदरणीय इंजीनियर टोली चंद जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपना सुझाव प्रस्तुत करें अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो। अन्य कोई भाई अगर अपना जी हम कोई देना चाहता है सुझाव तो भी अनम्यूट करके दे सकते हैं। और आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी उपस्थित हैं। जी कुमार बब्बन जी बिहार से आप सादर आमंत्रित हैं। ओम जी, इस सदन को दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में सदन डेली चलता है, सदन को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो शिक्षक जी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को अपने योग के द्वारा व्यायाम के द्वारा हम लोग को लाभान्वित किए। और जो चीफ गेस्ट थे दत्तात्रेय जी, ये तो हम लोगों के लिए एक बहुत जो हम नहीं जान पाते थे लीवर के वर्क, हम के दैनिक आहार क्या कैसे आहार विहार के बारे में उन्होंने चर्चा किए, हम सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। मैं अगला जो मैं कुछ ध्यान
अपने पवन सर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम लोग ट्रेनिंग जब लिए थे, ट्रेनिंग लेने के बाद मुख्यालय द्वारा ट्रेनर को जैविक मिला था, जैविक खाद मिला था, प्रोम मिला था, पोषक मिला था। जो हमने उसका प्रयोग किया बहुत सराहनीय था, बहुत फायदेमंद था और जैविक आहार के लिए एक अनमोल रत्न है जैविक कृषि के लिए। अभी अभी वर्तमान समय में अपने यहाँ पूरे भारतवर्ष में गौवंश की संख्या घट रही है और गौवंश ही जैविक आहार का उत्पाद है। बिना गाय का नहीं हो पाता है। और जो हम लोग जिसको ट्रेनिंग दे चुके हैं, कुछ ऐसे भी किसान हैं जो हम लोग हमेशा मांगते हैं जो बाबा वाला जो आया था उसको दे दीजिए। तो मैं थोड़ा इसमें कई बार व्यक्तिगत रूप से भी पवन सर से मैं मुख्यालय में संपर्क इसके बारे में किए थे। अपने रवि सर से भी, कोऑर्डिनेटर से अपनी बातों को रखा था। बहुत इसमें बीच में अड़चने आ जाती हैं जिसके चलते वह मार्केटिंग की विविधताएं कुछ भी हो उसके चलते नहीं आ पाता हो पूरे स्टेट लेवल पर। तो मेरा एक अपनी राय है, ऐसे और भी लोग हो सकता है कि जो ट्रेनर हैं, ऑर्गेनिक ट्रेनर हैं, जो इच्छुक हैं, उनको लाइसेंस देने की कृपा की जाए ताकि ऑर्गेनिक ट्रेनर से ही किसान जुड़े हुए हैं। और जो मार्केटिंग के लोग आते हैं एक शहर में रह जाते कि और वो जहां से कृषक कृषि कार्य करते हैं वहां पर नहीं जा पाते हैं, जिसे उसका जो मिलता है जैविक खाद वो नहीं सप्लाई हो पाता है, जिसके चलते उसमें विघ्न आते हैं, उसका सप्लाई नहीं हो पाता है। तो मेरा सुझाव है कि जितने जो इच्छुक हैं ऑर्गेनिक ट्रेनर, उनको जो स्वामी जी के द्वारा जैविक कृषि प्रोम ट्राइकोडर्मा जो उत्पादन हो रहा है, उनको हम लोगों के माध्यम से यदि उसका लाइसेंस देकर यदि दिया जाए तो हम समझते हैं और इसमें जो जैविक कृषि की जो हम लोग अग्रसित हो रहे हैं तो ज्यादा कारगर होगा। मेरी अपनी बातों को रखते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। इस सदन को ओम और वंदन। धन्यवाद आदरणीय कुमार गोपन जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। समय आ रहा है, हमारी जो गेहूं की बुआई होना है और उसमें खाद की आवश्यकता है। और खाद में जो पहली बार पिछली वर्ष भी विषय आया था, परम आदरणीय हमारे पवन सर जी ने भी उस पर गहन बात की थी, चिंतन किया था और मार्केटिंग वालों से संवाद भी किया था। आने वाला समय इटारसी में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वहाँ सभी मार्केटिंग वालों को भी बुलाया जा रहा है। तो वहाँ से मैं चाहूँगा कि शुरुआत हो जाए। जो संगठन के लोग हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, जो भी इच्छुक हों, वो हमारे जो पतंजलि के खाद की जो एजेंसी है वो अवश्य उनको दी जाए। ग्रामीण आरोग्य केंद्र का विस्तार किया जाए और जो हमारे प्रोडक्ट है पतंजलि के सभी उनका विस्तार ऐसे विचारधारा के लोगों को दिया जाए जो इच्छुक हैं, जो माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से इस भारत की सेवा दे रहे हैं। संगठन से जुड़ करके उनको प्राथमिकता के तौर पर एक कार्यक्रम किया जाए। शुरुआत मैं चाहता हूं कि इटारसी के इस प्रथम दैनिक उत्सव कार्यक्रम 525वां जो आयोजन किया जा रहा है उस कार्यक्रम से शुरू हो। सदन से मेरी प्रार्थना है और आपका सुझाव अच्छा रहा। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी जो सदन में उपस्थित हैं और लगातार इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी, धन्यवाद आदरणीय। और आज के आप योग शिक्षक संयुक्त रूप से आपको नमन है और आज के मुख्य अतिथि जी को नमन आज की महत्वपूर्ण विषय पर। और साथ में जैसे कि आदरणीय पवन सर जी ने जो संस्कृति की सुरक्षा का जो संकेत दिया है वो बहुत ही आवश्यक है। उतना ही आवश्यकता है उसकी जितनी की हमें जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की आवश्यकता है। इतनी आवश्यकता है जैसे कि हमें अपने खेतों से विष मुक्त करना है, उसी तरह से हमें संस्कृति से इन रोगों को भी दूर करना है। क्योंकि हमारी संस्कृति
प्राचीन संस्कृति है और ये आगे भी रहेगी, सर्व विश्व में ये रही है। और लेकिन कई लोगों का मंतव्य रोग के रूप में अटैक करना है, आक्रमण करना है और उनका उद्देश्य भी वही है कि वो इस तरह से वो घुस करके हमारे ही संस्कृति के जो पैरोकार हैं, उनको भी भ्रष्ट करें और अपने कार्यों में लगा दें। तो हमें आवश्यकता अपने सिस्टम को, अपने व्यक्तियों को, अपनी संस्थाओं को, अपने संगठन को मजबूत करना है, ये तो निश्चित ही है। लेकिन जैसे कि मैं भी आसाम में हूँ और मेरा जो 2 उद्देश्यीय कार्यक्रम है, एक उद्देश्य तो यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। एक जो संकेत आदरणीय पवन सर जी ने दिया है, ये लंबा है और ये तो सभी जगह व्याप्त है। क्योंकि कई तरह के लोग अलग-अलग माध्यम से अपने-अपने जो मिशनरीज़ हैं, उसमें भोले-भाले लोगों को घसीट रहे हैं। उसमें से वो बातें भी हैं जो हम कल-परसों भी बात कर रहे थे कि जो बहनें हैं, वो बहुत ही उन पे आक्रमण हो रहा है। और इस खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में मैंने जब लोगों से पूछा और जब समझा, तो ये बातें सामने आ रही हैं। ये एक-एक अंग हमारी संस्कृति के हिस्से हैं। और इन पे चिंतन-मनन करना उतना ही आवश्यकता है इनकी जितनी कि हमें अपने संगठनों में समरूपता और उनमें समन्वयता लेने की आवश्यकता है। निश्चित ही कई संगठन हमारी देव संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को संजो रहे हैं और उसे पोषित कर रहे हैं। अब आवश्यकता आ गई है कि उन संगठनों में एकता सामने आए और ये कई रूपों में ये एकता और ये महत्वपूर्ण बातें सामने भी आ रहे हैं। वो चाहे शिक्षा की बात हो या फिर आहार की बात हो, यानी सात्विक आहार की बात हो या सात्विक मानसिकता की बात हो, तो ये योगाहार का मंच इस दिशा में एक अच्छा रास्ता बनाएगा, मुझे ये लगता है। धन्यवाद, प्रणाम। ओह! धन्यवाद आदरणीय दिनेश सिसैम्बाल जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और दैनिक युवा कार्यक्रम निश्चित जो है एक ठीक दिशा में चल रहा है और जिसकी वजह से चल रहा है वो इस सदन में उपस्थित हैं। मैं उन सबके पुरुषार्थ को, सहभागिता को और समर्थन को मैं प्रणाम करता हूं और रोज निवेदन करता हूं, आज भी निवेदन कर रहा हूं कि अब ये क्लास लगातार रोज संख्या भी हमारी गुणवत्तापूर्ण तरीके से बढ़ रही है, क्वांटिटी के हिसाब से क्वालिटी भी चल रही है, इसी प्रकार से और बढ़ती रहे। हम सब एक एक दो व्यक्तियों को, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इस क्लास में जोड़ें ताकि दैनिक योगाहार कार्यक्रम ये देश के लिए महत्वपूर्ण दिशा दे। इस प्रयास के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत अच्छी पहल रही। शुरू में हम लोगों ने इसीलिए अनम्यूट नहीं किया ताकि सदन में नए नए लोग जो जुड़ते हैं और किसान जुड़ते हैं वो भी उनको अपनी बात रखने का मौका मिले। इसलिए आपने जो पहल की भी खुद होके किसान अनम्यूट करके या नए साथी अनम्यूट करके अपनी बात रखे, बहुत अच्छी पहल है। आज की कक्षा जो हुई बहुत अच्छी हुई और उसमें हमारे जो योग शिक्षक मेहरा जी और आप स्वयं दोनों को हमने देखा, बहुत अच्छा लगा कि भाई इस योगाहार की जो स्तंभ है वो स्तंभ जो आपने और मेहरा जी ने योग दर्शन दिया, हम तो देख के, मैं तो देख के ही गदगद हो गया बिल्कुल कि चलो भाई ऐसे साथी, और मेहरा जी को स्पेशली क्योंकि मेहरा जी की उम्र का लिहाजा देख के हम, और उन्होंने जिस तरह से काम किया और अग्निसार क्रिया और बाकी सब बताया, बहुत ही प्रेरणादायी था। हमारे मुख्य अतिथि जो थे, मुख्य अतिथि ने जो आहार के संदर्भ में जो टिप्पणियां दी और प्रेरित किया, बहुत अच्छा था। हमारे जो मार्गदर्शक है पवन सर, निश्चित रूप से नई नई चीजों के बारे में और देश के बारे में, समाज के बारे में हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं और उन्होंने कुछ बातें रखी, निश्चित रूप से सराहनीय है और हमको अंतर्मुखता से उसे सोचना भी चाहिए। इन सबको देखते हुए और मेरे मन में अपना योगाहार मीट जो होने वाली है उसको देख के दो बिंदु मेरे, एक मुख्य बिंदु मेरे ध्यान में आया है, उसको उसकी तरफ मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ। उसके पहले आज जो योगाहार में हमारे मुख्य अतिथि जी ने
अजवाइन का जो महत्व कल भी बताया था, आज भी बताया, तो मैं तो सोचते रहता हूँ। इसलिए आज मैं रेवड़ी खा रहा था। कल जैसा मैंने बोला था कि सोप की गोलियों को जैसा इनकैप्सुलिंग करके बांटा जाता है और बच्चों में, छोटे बच्चों में भी वो प्रिय हो गई है, वैसा ही अजवाइन का किया जाए, ऐसा कल मैंने सोचा था। लेकिन आज मैं कल शाम को मैंने मार्केट गया, कुछ रेवड़ी खरीदी और रेवड़ी को तोड़ते हुए आज सवेरे मेरे जब क्लास चली रही थी, उद्बोधन चल रहा था, तो मैंने देखा भाई ये रेवड़ी अगर इसमें तिल डाल के अगर होती है तो फिर अजवाइन के क्यों ना बने। तो इसलिए तोड़ मरोड़ के देखा तो बहुत आसान टेक्निक है वो। तो अजवाइन की भी रेवड़ी बन सकती है। मैं इसलिए कुछ चंद बातें हमारे स्टार्टअप के लिए बात रखता हूँ। क्या है कि हर देश में जो क्रांति होती है, वैचारिक क्रांति होती है, तो पहले तो कल्पना आनी चाहिए। वो कल्पना कागज में आनी चाहिए, फिर वो जमीन में आनी चाहिए, और जमीन पे आने के बाद उसका अमल होना चाहिए। 4 स्टेजेस से ही परिवर्तन होता है। तो एक कल्पना है कि भाई जैसी रेवड़ी तिल की बनती है, हम बचपन से लेकर अभी तक वो टिकी है मार्केट में, तो वही उसी तरह से अगर अजवाइन की बनाई जाए और भी जो माध्यम है उसकी अगर बनाई जाए तो बहुत आसानी से ये बनेगी, उसकी गोलियां बनेगी। बच्चों में, छोटे बच्चों में जेम्स, अब मेरे छोटे छोटे नाती है इसलिए मेरे को पता ही है, वो जेम्स इतने प्रिय है और इतने तादाद में बिके जाते हैं। तो क्यों ना हम इस तरह की अलग अलग प्रकार की रेवड़ियां बनाए, उनको छोटे पैकेजिंग करे, उसको अलग अलग कलरिंग करे और बेचे जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नया स्टार्टअप बनेगा, मार्केट बनेगा। ऐसे नए नए मार्केट्स बनाने की तो बहुत जरूरत है, जिसके माध्यम से जो हम जो आहार बोलते हैं, जो पाचक आहार चीजें बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स है, इनको हमको फैलाना पड़ेगा। जैसा कि कुछ चीजा में जगह हमने देखा कि बाटी बनती है, लेकिन बिहार में जैसा बड़े प्रमाण में सत्तू पाया जाता है। हमारी सिस्टर है इसलिए मुझे जानकारी है वहां पे, और वो सत्तू का भी पीते हैं और सत्तू को बाटी के अंदर में भी डालते हैं। तो सत्तू को जैसा बाटी के अंदर में डाल के एक पौष्टिक आहार बनता है, वैसा ही हम बाजरा बोलो, नाचनी बोलो, जो मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं इस वर्ष में, तो डिफरेंट टाइप्स के मिलेट्स के आटे अगर है और उनको यदि हम प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई इनको बाटी के अंदर में डालो और खाया जाए, इनको उनके इंस्टेंट आटे जो उपलब्ध कराए जाते हैं, और इसको भाई कुछ प्रोपोर्शन में हमारे रोटियों में या सब्जियों में उसको मिलाया जाए और उसको खाया जाए। इस तरह का कुछ प्रावधान यदि होता है, उस तरह से एक मोटिवेशन मिलता है, तो निश्चित रूप से ये मिलेट्स है और बाकी जो उपज वाले अनाज है, इनको बढ़ावा मिलेगा और निश्चित रूप से उससे आरोग्य भी सुधरेगा, और आरोग्य सुधरेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो नेचुरली किसान के जेब में भी 2 पैसे। ये इस तरह का एक सोच है। मैं नर्मदापुरम मीट के बारे में जो बोल रहा था कि कई प्रकार की मीट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होती है, और वहां से कुछ एक डॉक्यूमेंट निकलता है। जो डॉक्यूमेंट निकलता है और डॉक्यूमेंट के आधार पे वो एक प्रेरणा बन जाती है कि भाई वो पूरे दुनिया में वो संदेश फैलाया जाता है, या अगर नेशनल लेवल पे तो देश में वो संदेश फैलाया जाता है। मेरे मन में जो कल से चल रहा है वो बात मैं सदन के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि पवन जी ने बोला ही है कि जो भी मीट में रखना है, करना है, तो हम सदन की स्वीकृति ले, और सदन की स्वीकृति लेने की चर्चा हो, और रखना नहीं रखना इसका बात करे, और उसी के बाद में उसके बारे में निर्णय हो। मेरे मन में जो आया है, इसके पहले भी मैंने योगाहार में 4-6 महीने के बात रखी कि अगर फार्मिंग को देना है, जो में रख योगदान रख सकते से 20% ज्यादा कीमत देकर ऑर्गेनिक होता है, थोड़ा सा जगह चेंज कर लें डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जगह चेंज कर लें। हेलो हेलो, जी थोड़ा सा, हाँ जी अब आ रही है। हाँ, कि हर जिला स्तर पे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है वो खरीदने की व्यवस्था की जाए, उसके मार्केट की व्यवस्था की जाए, और उसको 20% यानी एमएसपी जो है, एमएसपी से 20% ज्यादा दाम लेकर उसको, उसकी सरकारी खरीदी जो है वो उसकी सरकारी खरीद की जाए, और वो जो
खरीद किया जाएगा उनको राशन दुकानों में बेचा जाए। सरकार के पास दोनों व्यवस्थाएं है, खरीद की भी व्यवस्था है और राशन दुकानों के वितरण की भी व्यवस्था है। हाँ, बस उनको सिर्फ 20% यानी प्रमाणित, मैं बोल रहा, जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस रहेगा वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को खरीद किया जाए और राशन दुकानों में बेचा जाए। इस तरह का प्रस्ताव यदि हम देते हैं, क्योंकि ऐसी जो नेशनल मीट होती है, क्योंकि सरकार कई बार बोलते हैं भाई ऐसा तो हमको किसी ने बोला ही नहीं है, और सरकार इंडिविजुअल के साथ बात नहीं करती। वो बोलती है कोई संगठन ने बोला है क्या, किसी समूह ने बोला है क्या। तो हमारे पास अभी मौका है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ये बात रखने का, कि इस तरह का यदि हम प्रस्ताव दे सके तो उस पर निश्चित सदन में और अपने अपने विचार रखे जा सकते हैं। साथ ही या जैसा कि स्वतंत्र मार्केट की जो हम कल्पना बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोड्यूस होता है वो बेचने के लिए स्वतंत्र मार्केट कम से कम जिला स्तर पर और जहां संभव हो वहां पे तालुका स्तर पर निर्माण किए जाए। तीसरा कि इनऑर्गेनिक फसलों के जो इनपुट्स निर्माण करने के लिए कई फैक्ट्रीज होती है, एनपीके फैक्ट्रीज होती है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स होती है, और गवर्नमेंट इनको सबको सब्सिडी देती है। लेकिन आज भी अगर गोबर खाद का निर्माण करो और केचुआ खाद निर्माण करो और इसकी अगर फैक्ट्री लगाओ या बड़े पैमाने में निर्माण करो तो इसके लिए शायद ही कोई सरकारी सहायता मिलती है। तो इस तरह इनऑर्गेनिक इनपुट्स निर्माण करने की तरह ही ऑर्गेनिक इनपुट्स निर्माण करने के लिए जो भी तकनीक होते हैं उनको भी अगर सरकारी सहायता मिली, इंसेंटिव मिलती है तो निश्चित रूप से इसको बढ़ावा मिलेगा। और अंत में कि भी प्रमाणीकरण की बात हम करते हैं तो हर जिला लेवल पर जैसा एक डिस्ट्रिक्ट सीड ऑफिसर होता है, महाराष्ट्र में हर जिले में है, और वो डिस्ट्रिक्ट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, तो डिस्ट्रिक्ट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर जो होता है उसी के तरह या उसी को दो कि भाई ऑर्गेनिक सीड सर्टिफिकेशन का काम जो है भले किसी एजेंसी के माध्यम तो क्या करना है वो अलग विषय है, लेकिन हर जिला स्तर पर कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि कोई किसान यदि चाहता है कि मैं सर्टिफाइड प्रोड्यूस करूं और उसको बेचूं तो इस तरह की व्यवस्था हो। ऐसे मतलब ये तो मैंने 4-5 बिंदु रख दिए है, इस तरह से सोचा जा सकता है, इसमें और भी जोड़े जा सकते हैं, इसमें से कम भी किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का एक जिसको बोलते हैं हम एक बड़ा सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, तो इसलिए हमारी सोच और हमारा एक ठहराव जिसको बोलते हैं वो नर्मदापुरम के मीट में सभी के माध्यम से इकट्ठा वहां पे रखा जाए, ऐसी मेरी धारणा है। सदन के सामने मैंने रखा है, अगर ठीक है बात बढ़ेगी, नहीं तो हम छोड़ देंगे। बस इन शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। चूंकि मैं कितना आपको कहूँ, आपने इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए हैं, वो आप कागज पे उतारें और जो इटारसी में दैनिक उपहार कार्यक्रम का जो राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है उसमें उसके माध्यम से हम सरकार को ये प्रस्ताव भेजें, प्रेस विज्ञप्ति जारी हो कि आज के सम्मेलन में यह किसानों के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है, सरकार से मांग की गई है, उसको हम हाईलाइट करेंगे और निश्चित है सरकार के पास ये सुझाव जाएगा और देने के उपहार कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और सरकार पूर्णतः हमने जो प्रस्ताव दिए हैं उनमें जो भी मानने लायक हुई है, लागू करने लायक हैं और करेंगे ही, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और वो विश्वास इसलिए है कि आज हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, बताते हुए मुझे गर्व होता है कि आपके ही भाई मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया गया था और आज भी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे, मैंने टीकमगढ़ में उनका आगमन हुआ और मैंने लिखा उस समय और कहा और मैंने उनको आवेदन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो योजनाएं हैं वो सरकारी योजनाएं व्यक्ति तक नहीं पहुंचती हैं, पात्र हितग्राही तक नहीं पहुंचती हैं, और अगर पहुंचती हैं तो उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है, जिस कारण वो व्यक्ति आपका जो है एहसान नहीं मानता है या ये नहीं मानता है कि मुझे मुख्यमंत्री ने या मध्य प्रदेश सरकार ने या भारत सरकार ने ये योजनाओं का लाभ दिया है। वो कहता है मुझे
20,000 में कुटी मिली है, मुझे 20,000 में या 5,000 में मेरा नाम गरीबी रेखा में लिखा है, जिसकी वजह से आप जाए किसी गांव में पहुंचे, वहां पे जो भी व्यक्ति मिले उस व्यक्ति से नाम पूछे, उसकी योग्यता पूछे, उसकी पारिवारिक स्थिति पूछे, उसकी जमीन जायदाद के बारे में पूछें और उसके अनुसार वो किस योजना का पात्र हितग्राही है, क्या उसको वो योजना मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो वहां के सेक्रेटरी से लेकर के जिला ग्राम पंचायत से लेकर के जिला प्रशासन को इस चीज से अवगत कराएं, उनको जो है दंडित करें या उन्हें मौका दें कि अगर ऐसा व्यक्ति अगर कोई मिलता है अब तो आपको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वो बात मानी और आज लगभग 4-5 साल या 10 साल बाद ये लागू हुआ। आज घर घर जो है मध्य प्रदेश शासन के सरकार के व्यक्ति जा रहे हैं, उनमें स्वयंसेवी संगठन को शामिल किया गया है, सामाजिक कार्यकर्ता साथ में रहेंगे, हर घर वो है वो योजनाओं के लाभ के लिए कि आपको किस योजना का लाभ चाहिए, आप किस में पात्र हितग्राही है, और वो किया जा रहा है। जो भी जैसा हमारे आपने कहा कि हमें कल्पना करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा, हमारे द्वारा, सदन के द्वारा जो भी बात की जाती है उसका निश्चित असर पड़ता है। सदन में एक से एक सामर्थ्यवान व्यक्ति सुन रहे हैं और वो अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज में जो बात पहुंचाएंगे उसका असर होगा। और मुझे ऐसा एक अनुभव किया था मैंने, एक पान की दुकान पे हम खड़े थे, टीकमगढ़ से 10 किलोमीटर दूर एक दुर्गापुर गांव है, वहां पे एक पान की दुकान में किसी व्यक्ति ने कह दिया कि वहां पे 5 आदमियों का मर्डर हो गया है। मैं वहां खड़ा था, किसी ने कुछ किसी से व्यक्तिगत नहीं कहा, उसने सिर्फ पान खाते हुए कहा। और जब मैंने आधा घंटे बाद देखा कि वहां पे पुलिस खड़ी है, उस गांव पहुंची है, और जबकि ना वहां कोई मर्डर हुए थे ना कोई कुछ हुआ था, और वो पान की दुकान की बात प्रशासन तक पहुंची और प्रशासन वहां पे एक्शन में लिया। लेकिन यह बात अगर हम माउथ पब्लिसिटी अगर करते हैं, हम जैविक खेती की बात करते हैं या जो आपके द्वारा प्रस्ताव दिए गए हैं तमाम ये बातें अगर हम समाज में कहते हैं तो बात वो वहां सरकार तक पहुंचती है, ऐसा मेरा मानना है। सबको साधुवाद, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए, इनको हमें जो है कागज पर उतारना है, ये आपसे निवेदन है हमारा, ये जरूर बताएं क्योंकि समय निकल जाता है और जो है फिर हम भूल जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। और पूरे सदन से अपेक्षा है कि इस प्रकार के सुझाव जरूर लिख के लाएं कि हमको सरकार से क्या सुझाव, हमें सरकार से चाहिए कुछ नहीं है, हम सुझाव देना चाहते हैं। हमारे स्वैच्छिक संगठन देने के उभार कार्यक्रम के जो सदस्य, उनकी मन की जो एक उपज है, जो उनके प्रस्ताव है, वह ये है, ये सरकार और समाज हमारा इस दिशा में काम करे, ऐसा हमारा निवेदन है। हमारे सदन में आदरणीय शरद वर्मा जी उपस्थित है, मैं चाहूंगा कि उनका भी सुझाव इस सदन में आए। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो योगशाला चली वो बहुत विशिष्ट गुरु जी की है, जिन्होंने मुझे इसमें जोड़ा। आज जो पवन सर ने जो बातें बताई, मुनीलाल सर जी ने जो बताई और जो सदन ने बताया, वो हर पहलू को छूने वाली हैं। बच्चों को कैसे संस्कार देना, समाज को किस दिशा में ले जाना और खेती को कैसे जैविक बनाना, स्वस्थ रहना, ये इतना बड़ा एक, मुझे ऐसा लगता है जैसे रामायण रहती है या गीता होती है, वैसे अपने इस कार्यक्रम की एक बहुत विशिष्ट किताब बन जाएगी, जिससे पूरा समाज लाभ लेगा। मेरा ऐसा है कि बच्चियों में जो संस्कार की बात आई थी, वो उसमें बच्चियों का जो संबंध माँ और पिताजी से होता है वो कहीं कमजोर हो गया है, या जो भावनाएं बच्चों की हैं वो माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने एक छोटा सा मेरा ऑस्ट्रेलिया का अनुभव है, मैं आपको आज उसको शेयर करता हूँ सदन में। मैंने वहाँ जो बच्चियों को देखा, वो काफी ऐसे खुले विचार की होती हैं, लेकिन उनके माँ से कोई बात छुपी नहीं होती है किसी भी। मतलब आप सोचिए
कि पूरे दिन का प्रोग्राम मोबाइल पे डला रहता है। वो बताती हर 15-20 मिनट में बच्चियों का, एक साइंटिस्ट मैडम थी, उनके पास फोन आ रहा था, माँ मैं यहाँ पे हूँ, ये ऐसा चल रहा है, वो वैसा। मतलब एक इतना संबंध, वो संबंध जो है कहीं कमजोर हो गया है, उसको बहुत मजबूती से आना चाहिए। डर भी नहीं होना चाहिए बच्चों का। बच्चों को ये नहीं कि माँ बाप डर से ही आप ठीक कर सकते हैं। दोनों को एक नजरिया से बच्चियों बच्चों को देखना, और बच्चों और माँ बाप के बीच का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप पे भी चर्चा होनी चाहिए कि कैसे रिलेशनशिप हो, कौन सा उचित रिलेशनशिप रहेगा जो समाज को दिशा दे सकता है और बच्चे को अपने माँ बाप से एक मजबूती की तौर पे पकड़ के रख सकता है। आज माँ थोड़ी दूर हो गई है, देखिए सदन में बुरा ना माने, लेकिन माँ कहीं, पिताजी कहीं थोड़े से दूर तो हो गए। पहले जो एक चाचा, एक मामा, सब लोग बैठ के जो एक यूनिटी होती थी, उस यूनिटी में कहीं कमजोरी आई है। उस कमजोरी को भी सदन में चाहूंगा कि कोई इस पे भी विशेष अध्ययन करे और इसको देखे, क्योंकि मुझे लगा कि वहां फॉरेन में बच्चों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मतलब माँ और पिताजी से इतना रिलेशनशिप मैंने अपनी लाइफ में ऐसा अनुभव नहीं किया, ना ही देखा। मतलब हर चीज का अपनी माँ पिताजी को पता होना अपने बच्चों का। हमारे यहाँ ये संस्कार अभी कमजोर है कि बच्चे अपने अंदर की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं माँ बाप से छुपा जाते हैं, और ये तकलीफ जो आगे आती है, वो तकलीफ का पेड़ वहां से उगना स्टार्ट करता है, और वो एक बहुत बड़ी समस्या बन के, राष्ट्रीय समस्या बन के उजागर आ जाती है। जी ओम, कुछ ज्यादा बोल गया। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और आदरणीय शरद जी। और कल आप जो चर्चा कर भी रहे थे कि अमेरिका और भारत में, चाहे वो आम का पत्ता हो, चाहे अमरूद हो, आपने कल बताया था, सीमा बहन जी ने अमेरिका से आप जो कांटेक्ट रहते हैं, उसके बारे में भी आप अपना बात कल आपने बोला था। 2 मिनट आप वो भी सुझाव रख लें। मैं अपने पतंजलि में चाहता हूँ सर कि कोई मार्केटिंग, जैसे अमेरिका में कल पता चला था उनको 4 आम के पत्ते चाहिए जैविक, तो वो आम तो अपने यहाँ जैविक होता है, वहां 750 रुपए में 4 पत्ते मिले आम के। तो मैं चाहता हूँ जो चीज अपने यहाँ ऑलरेडी जैविक होती है, बीज जैविक होता है अपने यहाँ, नींबू जैविक, जो जैविक है 100% जैविक है, पतंजलि उनको, उन पौधों को जैविक घोषित कर दे, और उसको मार्केटिंग एपीडा से संपर्क करके पतंजलि अपने भारत के किसानों का जो जैविक रूप से उत्पादित हो रहा है वो सप्लाई करवाए। अब पत्ती है, अमरूद है, कटहल का पेड़ है अपने यहाँ, आम है बड़े, तो वो सारी जो चीजें हैं ये बिल्कुल 100% जैविक है। और इनको अगर 100% जैविक घोषित करके इनको अगर एपीडा के थ्रू अपन लोग बाहर की कंट्रियों में बेचें, तो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, जब अपन जैविक की सब्जियां आगे करेंगे, उनके अनुकूल है। आज केमिकल जब टेस्ट होता है तो केमिकल निकलता है सब्जियों में, तो वो लोग लेते, लेकिन जो अपने यहाँ बात 100% जैविक है, ऐसी बहुत सारी अपने यहाँ है। जो बेर है अपने यहाँ, देसी बेर बिल्कुल जैविक है, कभी कुछ नहीं डालता। ऐसी मैंने 100 चीजों का वो किया है कि 100 चीजें अपने यहाँ ऐसी है, जैसे सीताफल है देसी वाला, जो बहुत सारी चीजें जैविक है। अगर इसमें पतंजलि के माध्यम से किसान लोग, अगर अपन लोग इसको बाहर के मार्केट को कैसे पकड़ें और इसमें थोड़ी सी चर्चा हो, तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इतनी प्राइस है, जैसे अमरूद का सदन में बताया था 360 रुपए का जैविक अमरूद। अरे भैया, अमरूद में तो कोई दवा डलती ही नहीं, तो अपन लोग इसको सप्लाई कैसे करें, एपिडा के थ्रू कैसे संपर्क होगा, और इसे कौन सी ऑर्गेनिक कंपनी है जो कि जैविक, कोई जापान की कंपनी है जो कि जैविक का टैग लगाती है, तो वो टैग लगाने वाली कंपनी इंडिया में कैसे आएगी, कैसे टैग लगेगा, और वो कैसे सप्लाई होगा, इस चीज पे भी मैं सदन का आकर्षण चाहता हूँ।
जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय शरद जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए। और ये आगे जो हमारा सेशन बढ़ रहा है और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्तियों को सोचने की फुर्सत ही नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो, जो जहाँ बैठे हैं, जिनको सोचना चाहिए वो सोचेंगे तो ये जो है उसका समाधान होगा। चलो वो नहीं सोच रहे हैं, हम आप सोच के उनको जागरूक करेंगे, जगाएंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और जो आपने कहा है इस पर भी विचार होगा, एफपीओ के माध्यम से या कोई अपन उपाय निकालेंगे ताकि अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य मिले और हम विदेश में अपने उत्पाद भी पहुंचा सकें। इस सदन सुन रहा है, सभी इसमें विद्वान जन, हमारे वैज्ञानिक और पतंजलि पीठ से भी सभी जुड़े हुए हैं महानुभाव। रमेश चंद्र मेहरा जी का मुनीलाल अनम्यूट हुआ सर, था। अपने यहाँ पे जो इमली आती है, आप देखिए फॉरेन जी की इमली आके यहाँ पे बिक रही है, तो अपने देश की इमली वहां जाके क्यों नहीं बिक सकती? बिल्कुल बिक सकती है। दूसरे देश की इमली आपको होशंगाबाद में आज मैं दिखा दूंगा, लेकिन आप सोचो वो इमली, अपनी इमली क्यों नहीं जा सकती वहां? ये जब जब जी प्रदीप वर्मा जी जो है मुस्कुराते हुए देख रहे हैं तो इमली बिकेगी और इमली का पेड़ ही बिक जाएगा। आप अपने भारत का वो मैं एक बात सदन में रखना चाह रहा हूँ कि केमिकल का उपयोग हो रहा आज से 70-80 साल पहले से। इसके पहले तो हमारा पूरा जैविक ही था कार्यक्रम, और 70-80 साल में केमिकल ने हमारी ये हालत कर दी कि हमें जैविक के लिए प्रमाण पत्र लेना पड़ रहा है। बल्कि होना ये चाहिए कि जो केमिकल डाल रहा है उसको प्रमाण पत्र लेना चाहिए। हम तो जैविक ही कर रहे हैं पहले से ही। तो जो खाद जो केमिकल की डालते हैं वो बिना बही के ना मिले, ऐसी व्यवस्था हो जाए तो उनको तो प्रमाण लेना पड़ेगा, प्रमाणीकरण, और हमको लेने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। और अभी बहुत सी चीजें हम महसूस करते हैं कि जिनमें जैविक का कोई काम ही नहीं है। जंगल में हम जब जाते हैं तो वहाँ कौन सा हम केमिकल डाल रहे हैं? तो जंगल के उत्पाद जितने हैं वो तो सब जैविक ही हैं। तेंदू ले लो, महुआ ले लो, इसके बाद जंगली बेर आती हैं, बहुत सी जड़ी बूटियां आती हैं, इनमें कौन सा केमिकल डालते हैं? हम तो कोई केमिकल डालते नहीं। प्रमाणीकरण की आवश्यकता होना नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था हो कि जो नहीं कर रहे हैं प्रमाणीकरण करने में पसीने छूट रहे हैं हमारे, प्रमाणीकरण की बहुत सरल व्यवस्था हो, कुछ ऐसी सदन को राय रखना चाहिए। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी, आपने अपने मन की बात रखी। और जो जंगली हमारे वन औषधियां हैं जो वन में उपजती हैं उनको जो है प्रमाणीकरण स्वतः माना जाए या इनकी सरल प्रक्रिया की जाए। आपको शायद हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी ने भी अनम्यूट किया था, उनका कोई सुझाव हो। जी ओम, सदन को नमन। आज मैंने सदन में योग कराया, सब लोगों ने उसे सराहा, उसके लिए सबका आभार। आदरणीय वर्मा जी ने जो कहा है कि हमको बहुत सारी चीजों का जो है वो जैविक ही पैदा हो रही है, तो जो हम जैसे दुबे जी ने जो कहा है कि बहुत सारे 4-5 बिंदु दिए हैं, एक बिंदु ये भी रखें और इस बिंदु को शामिल करके जो भी हम अपने इच्छा जाहिर करेंगे या मांग पत्र करेंगे या जो भी उसका नाम देंगे, उसमें इस बात को भी शामिल करके इसको आगे बढ़ाया जाए। और निश्चित रूप से शासन से ये कहा जाए कि जिले स्तर पे कम से कम एक टेस्टिंग मशीन तो जरूर हो, जिसमें परेशान नहीं होना पड़े कि कोई भी, चाहे वो कितने प्रतिशत जैविक है इसका पता तो लगे। हम चावल लेके जा रहे हैं, 3-3 साल से व्यक्ति जो है जैविक कर रहे हैं, पर उसकी धान भी उसी भाव में बिक रही है जिस भाव में वो रसायन की बिक रही है। तो व्यक्ति क्यों ऐसा करेगा? मैंने जिन लोगों को ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दिया है, मैंने 2 लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा सर हम तो कर रहे हैं और हमने जो है 100 बोरी से हम 8 बोरी डीएपी पे आ गए, इतने कम हो गए हैं, परंतु अब हमारी धान भी उसी भाव बिकेगी। तो इसका निश्चित रूप से कुछ हमें निराकरण करना चाहिए। वहाँ इस बात पर चर्चा हो कि भाई जितना भी प्रतिशत है, जैसे कि आपने कल मैं देख रहा था एक प्रशिक्षण में कि उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में 25% हमारे फेल हो गए, वो जो है सब्जी के नमूने, बिहार में 9% फेल हो गए। तो मान लो 100% हम यहाँ से नमूने देते हैं, वो नमूने जांच हो कि भाई हमारे उसमें पता तो लगे
कि जो व्यक्ति 2 साल से कर रहा वो कितने प्रतिशत सही हो गया, 3 साल से कर रहा वो कितने प्रतिशत सही है, कि वो केवल सब एक जैसे ही भाव पे चल रहे हैं, इस पर भी कुछ ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारी जो है उसका फायदा होगा। ओम। धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी, आपने सुझाव दिया कि जब हमारा उत्पाद बेचा जाता है उस समय उसमें कितना केमिकल मिलाया जा रहा है, कितनी मात्रा में केमिकल है, कितने मात्रा में हमारा जैविक है, उस हिसाब से उसका रेट तय किया जाए। अच्छा प्रस्ताव है। और आदरणीय चूंकि समय लगभग अपना आगे बढ़ गया है, मैं आदरणीय डी शर्मा जी को हिमाचल प्रदेश से आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के इस देने को घर कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। सभी को मेरा पुष्पा जी को आमंत्रित करिएगा। किसको? हाँ जी भैया जी, उनसे पहले भगवान दास पुष्पा जी को आमंत्रित करिएगा कुछ टिप्स देने के लिए। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत सुंदर आपने ध्यान कराया बहन जी, धन्यवाद आपको। कल जो प्रस्ताव आया था कि रोज कोई ना कोई एक टिप्स सदन को बताया जाए, तो मैं चूंकि क्षमा चाहता हूं, मैं भूल गया था। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी सादर आमंत्रित है, आए और अपना टिप्स, लेकिन टिप्स का ये भी बताया था कि कोई व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो जरूर बताएं, ताकि उनका इलाज, उनका उपाय हमारे आदरणीय भगवान दास जी बताएंगे। और जी भैया जी, और भगवान दास कुशवाहा जी ने आज सुबह ही एक टिप्स बताई है पेट के लिए। जो जल्दी कभी घर में अचानक से पेट में दर्द होता है तो उसके बारे में सुबह ही बता दिया है, तो अभी भी उनको सादर आमंत्रित करते हैं। जी ओम भाई जी, सभी को, पूरे सदन को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज की योग क्लास बहुत अच्छी रही। आदरणीय मेहरा जी और यादव जी आप भी साथ में थे और बहुत अच्छी क्लास हुई। और हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो प्रकाश डाला हमें खान पान और स्वास्थ्य के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा रहा। और हमारे जो आदरणीय पवन सर जी ने जो थोड़ा बताया है कि गड़बड़ हो रहा, और तो इसके लिए हमको, हमारा जो सजेशन है कि जो हमारे लोगों की दुकानें हैं तो हम उन पे ही सामान लें, और हमारे बीच वाले भी मिस्त्री हैं, जैसे हमारे रघुवंशी जी ने कहा था कि प्रशिक्षण होना चाहिए, ये भी जरूरी है। और जो हमारे हैं लोग तो उनके पास ही अपना काम करवाएं, दूसरे लोगों के पास ना जाएं हम, चाहे दुकान हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम अगर सामाजिक बहिष्कार करेंगे तो वो अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन हम अपने लोगों को छोड़ के और उनके बीच में घुस जाते हैं, और इसलिए हमने ही खुद उनको बढ़ावा दिया है, तो हमको ही उनको घटाना होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ आज सुबह हमारी बहन जी का सवाल था कि बच्ची के पेट में दर्द है, तो मैंने उनको बताया था कि पिंडलियों को दबाएं थोड़ा और वज्रासन में बिठाल दें। और उसके लिए हमारी तैयार दवा आती है पतंजलि की सुखदा बटी, तो वो भी चाहे तो रख सकते, सस्ती होती है और उससे पेट में आराम मिल जाता है। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय भगवान दास जी, आपने पेट के दर्द के लिए सुखदा बटी का उपाय, और जो हमारी पिंडलियां होती हैं, पिंडलियों में एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को दबाने से बच्ची को दर्द होता है वो पॉइंट हमें आराम से दबाना चाहिए, और सरसों के तेल से उसको मालिश भी कर सकते हैं हम। अंगुली और अंगूठे के पॉइंटों को जो आज अभी बताया था मेहरा जी ने, वो पॉइंट भी हमें दबाना चाहिए, क्योंकि इसका कनेक्शन पेट से होता है। पीछे गर्दन के नीचे की जो नसें होती हैं वो भी हमें, उसका बेटी का अगर हम मालिश कर देंगे तो उसको पूर्णतः आराम मिल जाएगा। और अच्छा, और रोज हम एक टिप्स सदन को दिया करेंगे, ताकि जो उससे संबंधित समस्या है या कोई विशेष संबंधित अगर समस्या है तो वो भी अपनी बात रखें, ताकि उसका ही इलाज बताया जा सके। धन्यवाद। आदरणीय डी शर्मा जी को सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज सबका सम्मान, आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। सभी को मेरा प्रणाम, सभी गुड मॉर्निंग।
और आज जो ये चर्चाएं बड़े दिनों से चल रही हैं, सामाजिक की और दूसरी चीजों की, सामाजिक उत्थान की, उनकी जो वो प्रकृतियां हैं, और आज जो विषय बहुत सारे रखे गए हैं कि वो यहाँ से जैविक मटेरियल जाए, इसमें वहाँ इतना मिलता है। ये सबसे बड़ी समस्या अगर किसानों की है, वो मैं पहले से ही कह रहा हूँ, जब से मैं जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ या योगा आहार में, कि जब तक किसानों की ये मार्केटिंग समस्या जो है सॉल्व नहीं होगी, तब तक हमारा किसान जो है उस अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं पर मिल पाएगा उसको। मेरा तो यही सुझाव है कि हमें अगर काम करना है तो अब हमें काम रह गया है हमारी मार्केटिंग का। अगर मार्केटिंग में जब तक हमारी समस्या दूर नहीं होगी, तो तब तक हमारा जो है कोई ना कोई, इसमें पतंजलि का बहुत योगदान रह रहा है। मैंने देखा है कि हर जगह हर मोड़ पे पतंजलि की जो शॉप्स खुली हैं, उसके माध्यम से लोग ले रहे हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किसानों का जो उत्पाद है उसका सही मूल्य मिले, जैविक का अलग से दाम मिले, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी एक्सपोर्ट की समस्या वो एक प्लेटफॉर्म बने। ये सारा काम जो है पतंजलि ही कर सकता है, दूसरी संस्थाओं को जोड़ सकता है। तो मेरा तो आज का आपका, मैं पूरा आज का जो कार्यक्रम था उसको मैं पूरी नहीं देख पाया हूँ, तो कौन चीफ गेस्ट थे, कैसे थे, जो भी थे, वो उनको बहुत बहुत मेरा साधुवाद प्रणाम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने योगा कराया। रमेश चंद जी ने, वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान है। सारे ऐसा लगता है कि 80-80, 75-75 साल के जो हमारे इस योगा हार के जो पार्टिसिपेंट्स है, उनमें इतनी ऊर्जा आ गई है कि वो अब अपने आप को 75 साल से 25 साल का समझने लगे हैं, और होना भी चाहिए। नौजवानी आ गई है सब में। तो मेरा जो भी आज योगा करवाया, जिन्होंने, जो चीफ गेस्ट थे, उनको मेरा शत शत प्रणाम, उनका बहुत ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे मौका मिला। आदरणीय श्री मुनीलाल जी ने मुझे इतने इस काबिल समझा कि मैं सभी का आज जो इस कार्यक्रम में, जिन्होंने, पवन जी ने जो अपने वक्तव्य रखे हैं, डॉक्टर किशोर जी, और हमारे जो दूसरे जो शरद जी, इन्होंने जो आज अपने विचार रखे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी को नमस्कार, जय भारत, जय योगाहार। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डीडी शर्मा जी, आपके स्नेह को और लगन को, जब से आप इस दैनिक योगा कार्यक्रम में जुड़े हैं, अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, आप युग शिक्षक का चयन करके देते हैं, आप चीफ